नमस्कार। युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह हम आज समाचारों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार भट्टाचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। आज की सबसे प्रमुख खबर है कोरोना की रफ्तार। कोरोना की रफ्तार अब अपने चरम पर पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों के भीतर 10,000 और पिछले 24 घंटों के भीतर 3500 मामले आ गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन जो है संख्या बढ़ रही है और ये सही संकेत नहीं है। और जिस तरह से 3 दिन में ये बढ़ा, क्योंकि इसमें एक साइकिलिंग होती है जो डे वाइज। अब वो दिन आ गए हैं जिस तरह से केसेस बढ़ने वाले हैं। जो हमारा पीरियड था पहले 21 दिन का, 14 दिन का, वो पार हो गया है। और आपको याद होगा, सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी डे वाइज बताए थे कि इसमें कितने हमें वो करना है। तो हमने लॉकडाउन करके थोड़ा बहुत उस रफ्तार को बड़ा काबू किया था। लेकिन अब जिस तरह से रियायतें दी गई हैं तो उसके बाद तस्वीर बहुत बदल रही है और मैं समझता हूँ कि ये संख्या अभी और बढ़ेगी और ये कम होने वाली नहीं है। जिस तरह की छूट दी गई है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, शराब की दुकानें हैं और चीज़ें खुली हैं, तो मुझे लगता है कि अभी संख्या बढ़ेगी और ये ठीक नहीं है संकेत। सर अगर संख्या बढ़ती है तो क्या 17 मई के बाद लॉकडाउन खुलने की संभावना कम होगी? नहीं, देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जिस तरह से अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं, एक जब आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद विपक्ष ने ये किया था कि कुछ तैयारियां नहीं करी हैं और जो लोग जहां फंसे हैं वहां फंस गए हैं। ये बात सही थी, लोग बहुत फंसे हुए थे। और आप देखिए कि लगातार 4 मई के बाद जो हैं प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजने का काम हो रहा है। लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे यहाँ वाले जहाँ से फंसे हम लेके आ रहे हैं, यहाँ से हम बाहर भेज रहे हैं। गाज़ियाबाद से भी आज 6 बसें गई हैं। उत्तर प्रदेश में 41 ट्रेनें आज आई हैं। तो ये एक बड़ी तैयारी है और मुझे लगता है कि ये सब कुछ होने के बाद एक बार फिर ज़बरदस्त लॉकडाउन होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। जिस तरह से पहले हुआ था बिल्कुल लॉकडाउन होगा। अगर वो नहीं होगा तो मुझे लगता है कि फिर स्थिति बहुत भयंकर होगी। और जितनी तैयारियां सरकार ये कर रही है, देखिए, राजस्व खजाना भर रही है, उसके बाद फाइनेंशियली कम हो गया। अब लोग जो थे वो अपने घर भेज रहे हैं, तो और जिस तरह लोग बाहर निकल ही आए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति आने वाली है कि चाहे 17 मई की आप बात कर रहे हैं कि 17 मई के बाद मुझे लगता नहीं कि लॉकडाउन में कोई भी रियायत होगी, बल्कि और सख्ती हो सकती है। कुछ राज्य सरकारें भी लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में बातें कर रही है, लेकिन अभी कोई फैसला, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, ये सब सरकारें भी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए, 31 मई तक तो धारा 144 लागू कर दी गई है, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में पाबंदी है। तो आप ये मान के चलिए कि 30 जून तक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, लोग बाहर आ रहे हैं, छूट दी जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। अब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री खुद शायद 15 मई के बाद या 17 मई के बाद ज़रूर राज्य को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये घोषणा करेंगे, क्योंकि स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है, हमें इस पर दोबारा से लॉकडाउन पालन करना पड़ेगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री अपील नहीं करेंगे तो ये फिर लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी अपील का बहुत असर होता है। और मुझे लगता है कि रियायत देने के बाद लोगों को घर भेज दिया गया, ये सब एक तैयारियाँ हैं। और इसके बाद बहुत ज़बरदस्त हमें तरीके से लॉकडाउन और झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो फिर स्थिति मरीजों की संख्या बढ़ेगी और मृतकों की संख्या ही बढ़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज फिर चिंता जाहिर की है। यूरोप और अमेरिका में रफ्तार में मंदी आई है, लेकिन भारत में रफ्तार में तेजी आई। क्या कहेंगे सर? हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल तेज़ी इसलिए आ गई है कि क्योंकि हमने एकदम जिस तरह से लॉकडाउन थर्ड में जो वो दिया, सबसे बड़ी इसमें जो जिम्मेदार है मैं मानता हूँ शराब की दुकानें जो खोली गई हैं। ये फैसला राजस्व के लिए भले सरकार ने लिया है, अपने ख़जाने के लिए लिया है, लेकिन ये फैसला सही नहीं है। क्योंकि 4 मई के बाद जिस तरह शराबों की दुकानों पर भीड़ लगी है, लोग बाहर निकल आए हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हुई है और ऐसी भीड़ लगी है, तो ये कहीं ना कहीं अब आप देखना आने वाले दिनों में इसका हमें ज़रूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे जो असर हो सकता है वो शराब की दुकानों को खोलने के फैसले से। आज प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध की जो संदेश है इस समय बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। भारत इस संकट काल में भी भारत
पूरी दुनिया के अन्य देशों की मदद कर रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया के कई देशों ने भारत की बड़ी सराहना की है और हमसे बहुत कुछ उन्होंने मांगा, हमने मदद भी की है। तो जाहिर है कि इस समय भी हमारी जो ऊपर वाले का बड़ा करम है, भारत का सर जो है विदेश में बहुत ऊंचा हुआ है। जी हाँ, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से आपराधिक घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह या यूँ कहें 4-5 दिनों से लगातार घटनाएं हो रही है। कल प्रयागराज में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, आज गाज़ियाबाद में एक महिला की हत्या कर दी। क्या सर, क्या कहेंगे कि आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है या कुछ इसका लॉकडाउन का कुछ असर नहीं हो रहा? ना देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हत्याएं हैं वो हीनस क्राइम में नहीं आती हैं, और एक्चुअल में जो पारिवारिक झगड़े होते हैं उसमें अगर कोई मारेगा तो जाहिर है वो एक तरीके का उसका पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होगा। हाँ, लेकिन लूट की अगर वारदातें इसमें होती हैं तो वो थोड़ा सा गंभीर मामला है। जैसे इंदिरापुरम में भी कोई घटना हुई है, बच्चे को जो चाकू पे लेके जो घटना हुई है। लूट की वारदातें अगर होती हैं तो निसंदेह ये बड़ा सवालिया निशान है। बट हत्याएं क्योंकि इस तरह हीनस क्राइम में नहीं आती हैं, वो तो एक आदमी को जो मारना है करना है, जो पारिवारिक रंजिश है, तो उसमें इन हाउस तो कोई ज़्यादा इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अगर लूट वूट की घटनाएं होती हैं तो ये गलत है, इस पर रोक होना चाहिए। तो लॉकडाउन के दौरान कानून व्यवस्था पर कोई असर उसका नहीं पड़ा? नहीं, लॉकडाउन के दौरान ऐसी भी कानून व्यवस्था पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि जाहिर है जब कोई निकल ही नहीं रहा तो किस तरह घटना होगी। और आप देखिए अपराध का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में पूरा, कहीं मुकदमे दर्ज नहीं हो रहा, जो भी हो रहे हैं ये आपदा वाले मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या 188 वाले दर्ज हो रहे हैं, बाकी कोई दर्ज नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, इस लॉकडाउन में कोई मुकदमे ऐसे दर्ज नहीं हो रहे। एक और घटना जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब तक करीब 7 लाख प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश में लाया गया। आज गाज़ियाबाद से कई बसें दूसरे राज्यों के लिए, राजस्थान के लिए गई, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये देखिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में बहुत प्रयास कर रहे थे, और सबसे पहले पूरे देश में पहला राज्य हमारा था जहाँ से हमने प्रयास कोटा से छात्र बुलाए थे। उसके बाद और लोगों ने प्रयास किया, और आज देखिए आज उत्तर प्रदेश में 41 ट्रेनें जो हैं वो आई हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह जहाँ से प्रवासी मजदूर लाए गए। हमारे यहाँ से भी बहुत उत्तर प्रदेश से भी बसें गई हैं, गाज़ियाबाद से भी आज 6 बसें गई हैं राजस्थान के लिए, वहाँ से भी लोग आएंगे। तो ये लगातार प्रयास चल रहा है, और अभी मुझे बताया गया है कि रास्ते में जो लोग जा रहे हैं उनका बड़ा ख्याल जो है सामाजिक संगठन रख रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, उनका पानी का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। तो निसंदेह ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है सब ये कहीं ना कहीं एक तैयारी का हिस्सा है कि लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। तो ये जो परेशान हो रहा है कि लोग फंसे हुए हैं, शायद वो इल्ज़ाम ना लगे और कहीं ना कहीं बड़ी लॉकडाउन की तैयारी हो रही हो। जी हाँ, ये श्रमिकों को लाने ले जाने का जो ये कार्य हो रहा है, ये हो सकता है किसी बड़े लॉकडाउन का संकेत है। एक और बात है, इस समय बहुत ही खबर सुर्खियों में है, जिस पर हमारे प्रधान संपादक ने कल अपने तीसरी आँख कॉलम में भी लिखा था, रीना नागर का। रीना नागर एक IAS रानी नागर एक IAS अधिकारी है, हरियाणा में तैनात थे, लेकिन उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आइए पता करते हैं क्या है पूरा मामला। अपने प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी, क्या है सर? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लगातार रानी नागर ने सरकार को लिख के दिया था कि उनको किसी IAS ऑफिसर से कुछ परेशानी थी, और उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, मुझे सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि एक IAS के पत्र पे भी कार्रवाई नहीं हुई, फिर वो महिला IAS। तो जाहिर है कि इस तरह की जो वारदात हुई है, ये वहाँ पे राज्य सरकार ने जो इसको हल्केपन से लिया, ये सही नहीं है, और इसमें बड़े लेवल पे इस पर विरोध भी हो रहा है। और क्योंकि देखिए सरकार के दावे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बड़े संवेदनशील हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में शायद ये मामला नहीं है, वरना इस पर कार्रवाई हो जाती। तो जो हरियाणा की सरकार है उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और हो सकता है कहीं ना कहीं जिन अफसर के ख़िलाफ़ ये आरोप लगे हैं वो सरकार के बड़े नज़दीक बने जाते हैं। लेकिन देखिए, इसमें कुछ भी हो, अगर महिला, वो भी IAS अधिकारियों की महिला है, तो उसने अगर लिख के दिया है तो उस पर कार्रवाई तो होना चाहिए। गाज़ियाबाद के कई नेताओं और सामाजिक संगठन के लोगों ने भी इस पर सवाल उठाया। सबसे पहले हमारे यहाँ इस पर आवाज़ उठाई गई, क्यों वो गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं,
और गाज़ियाबाद में ही रहती हैं। यहाँ के ये गाज़ियाबाद के पूर्व विधायक मदन भैया जी हैं और नंद किशोर विधायक मौजूदा लोनी हैं, निशांत चौधरी हैं और कई बड़े गुर्जर समाज के जो बड़े लीडर्स हैं। उन्होंने बसपा के सांसद हैं इसमें मलूक नागर जी, माननीय बसपा की जो प्रमुख हैं सुश्री मायावती जी ने, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जब एक आईएएस, वो भी महिला आईएएस के साथ सुरक्षा नहीं होगी तो किसके साथ होगी। तो जाहिर है कि इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, सरकार को जवाब देना पड़ेगा अगर एक महिला अधिकारी, आईएएस अधिकारी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। कल हमने बात करी थी कि किस तरह से फैक्ट्रियों को चलाने के लिए सरकार ने एक जो बंदिशें थी उसे ख़त्म करी। आज गाज़ियाबाद में छोटी छोटी कुछ फैक्ट्रियां शुरू हुई। लगता है कि अब गतिविधियां, जो औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने वाली है, क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए हमारे यहाँ 21,000 के आसपास औद्योगिक इकाइयाँ हैं छोटी बड़ी, उसमें भी 4100 के आसपास से शुरू हुई हैं। और चलिए एक अच्छा प्रयास है, कुछ शुरुआत तो हुई है और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर जिस तरह से ये फिज़िकल डिस्टेंसिंग का शुरू किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए शराब की दुकानों से ज़्यादा अच्छा है, कम से कम ये फैक्ट्री मालिक जो हैं पूरी तरीके से फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है औद्योगिक इकाइयाँ और उद्योग जगत अपने कुछ पटरी पे आ जाए। जी हाँ, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो औद्योगिक गतिविधियों को शुरू कराने में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2 दिनों से एक खबर बहुत सुर्खियों में है, वो है दिल्ली के कुछ छात्रों द्वारा सोशल मीडिया में आपत्तिजनक चैटिंग की। इस चैटिंग में लड़कियों को लेकर कुछ बेहद ही गंभीर और असंवेदनशील बातें की गई। क्या लॉकडाउन का ये भी एक असर है? नहीं, इसको हम लॉकडाउन का असर नहीं कर सकते, इसको हम मेंटलिटी और मानसिकता और उसका असर कह सकते हैं। और ये जिस तरह से ये जो लॉकर बॉयज़ नाम से एक बनाया गया पूरा उसमें, और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी नामी स्कूल के बच्चे उसमें शामिल हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसमें मदर फादर को ज़रूरत है, स्कूलों के जो मैनेजमेंट है उनको भी बहुत ज़रूरत है, इसमें कुछ करना चाहिए। बच्चों की काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है और जिस तरह की उसमें बातें की गई हैं वो आप उसको किसी से आप शेयर भी नहीं कर सकते, तो ये ठीक नहीं है। इसमें बस यही है कि कम से कम जो जिस तरह के बच्चे आज हमारे हैं वो लगातार अपने मोबाइल पे हैं और परिवार उस पर ध्यान नहीं देता कि कहाँ किस तरह की चीज़ें वो डाउनलोड कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं। ये बच्चों की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और देखिए वही बात है कि नाना दादा दादी का ज़माना था जब बच्चों के साथ बैठ के वो बातें शेयर करते थे तो बच्चों की काउंसलिंग होती थी। आज मोबाइल उनका नाना दादा दादी और पापा मम्मी बन गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं, स्कूल के भी ज़िम्मेदार हैं। आज स्कूल में कहीं ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती या कोई ऐसी उनकी काउंसलिंग नहीं होती जिससे उनका कम से कम माइंड फ्रेश हो। जो उनके दिमाग में जो सोशल मीडिया से, जो गूगल से आ रहा है, वो सब उनके दिमाग में जमा हो जाता है, फिर इस तरह की घटनाएँ होती हैं। बड़ी गलत घटना है और प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो। जी हाँ, प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।